मैं अमृतसर पंजाब से डॉक्टर स्वराज ग्रोवर। मैं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे मानव जन्म का अनमोल वरदान दिया। उनके प्रति भक्ति भाव व्यक्त करना ये मेरी प्रतिदिन की आध्यात्मिक और नैतिक जिम्मेदारी है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव स्वाहा। भारत के महान सपूतों को जिन्होंने राष्ट्र रक्षा की, उनको भी मैं नमन करती हूँ। मैं पूजनीय सास ससुर जी, अपने माता पिता जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मुझे संस्कारित किया। मेरे पति श्री प्रमोद ग्रोवर जी होशंगाबाद में सुरक्षा कागज़ कारखाना में उच्च अधिकारी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश 29 दिसंबर 2004 को कार दुर्घटना में वह और मेरे इकलौते भाई स्वदेश कुमार जी का मेरी आंखों के सामने ही कार दुर्घटना में निधन हो गया। इस कठिन परीक्षा में समाज सेवा के प्रति फौलादी इरादे मेरा संबल तथा संजीवनी बन गए। मैं पूरे भारत के संपूर्ण शुभचिंतकों को भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने मेरे पति और मेरे भाई के कार्यों पर पुण्यात्मा प्रमोद नाम से पुस्तक प्रकाशित की तथा जिसका विमोचन पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष स्वर्गीय श्री हजारीलाल रघुवंशी ने किया और मेरे पति और मेरे भाई को मानव मणि से उपाधि से अलंकृत किया गया। साथ ही दोनों पर बनाई गई वेबसाइट का उद्घाटन भी किया गया। फिर परीक्षा की घड़ी। मेरा बेटा पुनीत ग्रोवर जिंदल कंपनी में मैनेजर था और कईयों को उसने खून देकर जीवन प्रदान किया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वह भी दिव्य ज्योति में लीन हो गया। लेकिन मैंने भी पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर समाज सेवा की गति को और तीव्र कर दिया। विश्व के लगभग 14 देशों तथा भारत के लगभग सभी प्रांतों के हजारों लाखों शुभ चिंतकों ने अपना प्यार, आत्मीयता, अपनापन प्रदान कर मुझे अनुग्रहित किया। यह अवार्ड्स नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को सुकून देने वाली असल बहुमूल्य पूंजी है। यह मेरी शक्ति है, साहस है, मेरा संबल है, जो सदैव मेरे मानस में तरोताजा रहेगी। समाज सेवा के साथ झुग्गी झोंपड़ी तथा निर्धन वंचित बच्चों को शिक्षित करना भी मेरे जीवन का उद्देश्य रहा। 16 अक्टूबर 1978 को मैंने होशंगाबाद में शासकीय सेवा में व्याख्याता पद पर शिक्षण कार्य प्रारंभ किया और 31 दिसंबर 2007 को संकुल प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई, जिसमें मेरे अंडर 59 शैक्षणिक संस्थाएं थी। शैक्षणिक गतिविधियों में निरंतर सुधार लाने, उत्कृष्टता लाने और ट्यूशन तथा नकल की प्रवृत्ति को बहुत हद तक कम करने तथा समाज कल्याण गतिविधियों के कारण 5 सितंबर 2001 को शिक्षा के सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार से दिल्ली में मुझे नवाजा गया। ये मेरे पूरे परिवार के लिए गौरव का क्षण था, जिसमें मेरा बेटा पीयूष ग्रोवर अमेरिका से तथा मेरी इकलौती बहन इंदिरा धवन इस सेरेमनी में अमृतसर से आए थे। दुर्भाग्यवश उस समय मेरी बहनोई का अमृतसर में दुर्घटना में देहांत हो गया। फिर मेरे लिए एक चुनौती की घड़ी, जिसमें मुझे खरा उतरना था और समाज सेवा को निरंतर जारी रखना था। मैंने अब गति और भी अधिक तेज कर दी। मुख्य रूप से मुझे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25,000 परिवारों जो कि टूटे बिखरे हुए थे, उनको उनके आशियानों में बहारें लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैंने एक टूटे बिखरे संवेदनशील परिवार को 1 जनवरी
68 को मिलाया, और उसकी खुशी का अनुभव जो है वो मैं आज भी कर पा रही हूँ। और मुझे उससे इतनी आत्मिक शांति मिली कि मैंने दूसरे दिन से फ्री फैमिली काउंसलिंग सेल जो है वो शुरू कर दिया, और वो बड़ी तेज़ गति से चला। उसमें हमने 18 साल से लेकर के 65 साल तक के जो टूटे हुए परिवार थे उनके घरों में हम बहारें लाने का प्रयास करते रहे। और उसके बाद 1 मई 2001 को होशंगाबाद ज़िला पुलिस तथा मध्य प्रदेश राज्य पुलिस के साथ मैंने परिवार परामर्श केंद्र खोला, और जहां पर हम 7 दिन हम काउंसलिंग करते थे, और हज़ारों टूटे बिखरे परिवार जो हैं वहां पर हमारे बसे। और यहाँ तक कि हमने राज्य स्तर पे जो बड़े शहर थे वहाँ पर भी राज्य स्तरीय परिवार परामर्श केंद्र के प्रोग्राम किए, जैसे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, इटारसी, बैतूल, होशंगाबाद और भी स्थानों पर किए। और बहुत सारे लोग जो थे वो राष्ट्रीय स्तर पर आए, टूटे हुए परिवारों को हमने वहाँ सफलतापूर्वक मिलाने का प्रयास किया। इस कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व मेरे पर था, और कोशिश की मैंने इसको निष्ठापूर्वक निभाने की। 26 नवंबर 2010 तक वहाँ पर मैंने कार्य किया, और उसके बाद मैं अपने होम टाउन अमृतसर आ गई, और यहाँ पर भी आते ही पहले दिन से ही मैंने फ्री फैमिली काउंसलिंग सेल की स्थापना की। और अभी तक ना जाने कितने परिवार जो हैं, हज़ारों परिवार मिला चुकी हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अमृतसर की लड़की होती है, जमशेदपुर का लड़का होता है, बॉम्बे का लड़का होता है, या गोंडा है, भोपाल है, तो वहाँ से मैं बुलवाती हूँ और उनको काउंसलिंग करके, क्योंकि मुख्य रूप से जो है वो संस्कारों की कमी होती है, नशे की प्रॉब्लम होती है, घरेलू हिंसा होती है, आपस में विचारों की नहीं बनती, और फिर रिश्तेदारी में भी मर्यादाओं की कमी रहती है, चरित्र हनन भी रहता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनको मैं काउंसलिंग करके वेदों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से मिलाने का सफलतापूर्वक प्रयास करती हूँ। अमृतसर आते ही मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, लोक अदालत, पुलिस डिपार्टमेंट, सेशन कोर्ट के साथ जुड़ने का मौका मिला, और इनके माध्यम से ही मैंने हज़ारों परिवारों को, टूटे हुए परिवारों को जोड़ने का सफल प्रयास किया। इसमें हम लोग लीगल अवेयरनेस के लिए बहुत दूर गांवों में, स्लम एरिया में, ओल्ड एज होम में, मेंटल हॉस्पिटल में और नारी निकेतन, तो स्कूल में, कॉलेजेस में जाते हैं, और वहाँ पर उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये अवेयरनेस जो हैं वो देते हैं। विशेषकर लोक अदालत जो है वो पूर्णतः फ्री है। इस बात की जानकारी ज़रूरी होती है, क्योंकि बेचारे ग्रामीण लोग जो हैं 8-8, 10 साल तक जो हैं वो दूसरे सेशन कोर्ट में जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। जबकि यहाँ पर 1-2 पैरवी में ही जो है उनको ठीक से इंसाफ मिलता। और सबसे बड़ी बात कि ये पूर्णता जो है वो फ्री होते हैं। शगुन स्कीम में हमने कई गरीब परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के लिए 21,000 रुपये दिलवाए, और आयुष्मान कार्ड भी जो है वो उनके बनवाए, और लेबर वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत कार्ड बनाए, जिससे हज़ारों लोगों को लाभ हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे विदेशों में भी परिवारों को जोड़ने का मौका मिला। विशेषकर अमेरिका में उपराष्ट्रपति द्वारा मेरे कार्यों को रिकॉग्नाइज करते हुए उन्होंने सम्मानित किया, और पारिवारिक समस्याओं, राष्ट्र की समस्याओं और विश्व की समस्याओं के कारण और निवारण पर भी मैंने प्रकाश डाला। मॉरिशस में भी मुझे पारिवारिक मूल्यों का ह्रास और समाधान विषय पर बोलने का अवसर दिया गया, और वहाँ पर भी मेरे कार्यों को पहचान दी गई। हॉलैंड में भी मुझे विश्व शक्ति का आधार
नारी शक्ति विषय पर बोलने का मौका दिया गया और वहाँ पर भारतीय परिवारों को भी जोड़ने का मुझे अवसर मिला तथा वहाँ वैदिक गतिविधियों तथा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। सिंगापुर में मेरे वक्तव्य का विषय था युवा शक्ति विश्व की तस्वीर एवं तकदीर, क्योंकि युवा वर्ग ही विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। बैंकॉक में मुझे विश्व में वैदिक संस्कार और संस्कृति के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिला। नेपाल में मुझे बच्चों में वैदिक तथा नैतिक शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता पर बोलने का अवसर दिया गया, जो कि बहुत ही वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में वैदिक युवा शक्ति समाज परिवर्तन की कुंजी विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिला। श्रीलंका में मैंने वर्तमान संदर्भ में विश्व शांति की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। मेलबोर्न तथा बर्मा म्यांमार में भी नैतिक मूल्यों पर बल दिया। मैं अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आत्मीय भाइयों के प्रति विशेष रूप से आभारी भी हूँ तथा तहे दिल से मेरा आशीर्वाद भी हमेशा उनके साथ है, जिन्होंने मेरे जीवन भर के सामाजिक कल्याण कार्यों को अपने समाचार पत्रों में पर्याप्त स्थान देकर मेरे संदेश को घर घर तक पहुंचाया। टीवी पर भी अनेकों बार मेरे इंटरव्यू तथा विचारों को समाज तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र की ज्वलंत समस्याओं और उनके समाधान पर भी मेरे विचारों को उन्होंने अपने समाचार पत्रों में स्थान दिया। मैं राष्ट्र के समस्त शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न शहरों में विशाल राष्ट्रीय स्तर के सार्थक आयोजनों में विशेष अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित कर मेरे विचारों को जन जन तक पहुंचाया और मुझे स्नेह स्वरूप मान सम्मान प्रदान किया। इसमें दिल्ली, भोपाल, आगरा, नागपुर, चंडीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, जोधपुर, पटना, सागर, जलंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, पठानकोट, अयोध्या, वर्धा, नागपुर, विदिशा, बैतूल, इटारसी, हरदा, अजमेर, भुसावल, अमरावती, पानीपत, हरिद्वार, जोधपुर, गुड़गांव, अहमदाबाद, कलकत्ता, देहरादून, छिंदवाड़ा, नासिक, गुरदासपुर, अमरावती, वाराणसी, ऋषिकेश, बैतूल, कोटा, जयपुर, अमृतसर तथा भारत के अन्य शहरों में भी मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर तथा अन्य विश्व रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर तिलक तंवर ने अपनी पुस्तक 100 इंस्पायरिंग इंडियंस में मेरे कार्यों पर 6 पेजेस प्रकाशित किए। उनका धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ 20 संस्थाओं के पदाधिकारियों का, जिन्होंने मेरे कार्यों और उपलब्धियों पर 450 पृष्ठ की सेवा का कीर्ति नामक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री सरताज सिंह जी ने
अपने भोपाल स्थित निवास स्थान पर एक बहुत बड़ा आयोजन कर मेरी इस पुस्तक का उद्घाटन किया, जिसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद। साहित्य सागर के एडिटर श्री के सक्सेना जी का भी धन्यवाद तथा महक के संपादक श्री वर्मा जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने मेरे कार्यों पर अपनी पत्रिकाएं केंद्रित की। तथा मैंने भी सत्य, सामाजिक, प्रायोगिक, प्रेरक घटनाओं के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है मानव सेवा के प्रसंग, जो समाज को दिशा दे सकती है। दिल्ली में भारत के सभी राष्ट्रपति अवॉर्डी टीचर्स का सेमिनार हुआ, जिसमें मुझे मध्य प्रदेश का पूरा राज्य शिक्षा सुधार हेतु दिया गया और मुझे अध्यक्ष वहाँ का बनाया गया। होशंगाबाद जिले के रेड क्रॉस का प्रभार को निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास किया, जिसमें राज्य स्तरीय कैंपों में हमारे जिले ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इसके अंतर्गत रक्तदान शिविर, फर्स्ट एड प्रशिक्षण, टीकाकरण अभियान, जरूरतमंदों के ऑपरेशन, हेल्थ कैंप्स, नशा निवारण कार्य तथा अन्य सृजनात्मक गतिविधियां की गई। समाज सेवा के आखिरी सांस तक अपने संकल्प को पूरा करने के साथ अमृतसर आते ही मेडिकल कॉलेज में ऑफिशियली बॉडी डोनेशन की कार्यवाही पूरी की, जिसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 396 है। मेरे अन्य अनेक शुभचिंतकों ने भी इस पुण्य कार्य को अंजाम दिया और इसी से संबंधित जागरूकता सेमिनार करवाए। आते ही मैंने खत्री सभा, महिला मंडल, जन कल्याण संगठन स्थापित किया और जिला होशंगाबाद में मातृशक्ति लॉयनर्स क्लब, तेजस्विनी स्वाभिमान संगठन जो कि 25 एनजीओ का समूह है, तथा अखिल भारतीय नारी प्रगति मंच की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से ग्राउंड लेवल पर सामाजिक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और जिससे हजारों वंचित लोग जो है वो लाभान्वित हुए। नारी ईश्वर की अनमोल कृति है, उसमें ब्रह्मांड की अनेक शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन आवश्यकता है उनसे उनकी शक्तियों को अवगत करवाने की। इसलिए नारी शक्ति कार्यक्रम हम प्रायः करते रहते हैं ताकि वो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें। फिर भी उसके बाद नारी सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, हमें ये नहीं मालूम होता सुरक्षित लौटेंगी या वो जिंदा भी लौटेंगी या नहीं। ऐसी बेटियां जो दुष्कृत्य की शिकार हो जाती हैं, वो मानसिक पीड़ा से, सामाजिक पीड़ा से गुजरती हैं। हम युवाओं को तैयार करते हैं कि ऐसी बेटियों को वो अपनाकर उनसे शादी कर उनको नया जीवन प्रदान करें और साथ ही उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट आदि की हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें और साथ ही संस्कारिक शिक्षा के ऊपर भी जोर देते हैं ताकि लड़के जो हैं वो हर लड़की को अपनी माँ, बेटी, बहन के स्वरूप में समझें। प्राकृतिक आपदा आने पर हमारी संस्थाएं पीड़ितों के लिए, उनकी सहायता के लिए अग्रणी भूमिका निभाती हैं। विशेषकर उत्तराखंड में जब बाढ़ आई उस समय हमने वहाँ पर ऋषिकेश में 10 दिन का कैंप लगाया। वहाँ पर कई रोगियों को हमने ठीक करवाया, उनको दवाइयाँ आदि दी और जो भी हो सकता था राहत सामग्री पीड़ितों को प्रदान की। जम्मू कश्मीर में भी आई आपदा तथा अन्य स्थानों पर जहां भी
कभी प्रॉब्लम आती है तो हमारी संस्थाएं जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। चमरंग रोड पर भी जब झुग्गियां वहां पर जल गई तो कई दिनों तक हम उनको खाने का सामान आदि देते रहे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अमृतसर में भी काफी जिलों में बाढ़ आई, तो रमदास में, अजनाला में गए, वहां पर सांप काटने की जो है दवाई दी, आंखों की दवाइयां और दूसरी सारा राहत सामग्री प्रदान की गई। हम लोग खत्री सभा महिला मंडल तथा खत्री सभा की ओर से प्रभु वरदान कैंप चलाते हैं, जिसमें हर महीने हम गरीबों को, ज़रूरतमंदों को गांवों में कपड़े और जूते, चप्पलें और बर्तन आदि खाद्य सामग्री जो भी उनका ज़रूरत का सामान होता है वो प्रदान करते हैं। और ये कैंप जो है वो हमारे 52 हो चुके हैं। अमृतसर में जोड़ा फाटक रेलवे भयानक एक्सीडेंट में आहत लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उनके ऑपरेशन, सर्जरी आदि करवाई गई। निरंकारी भवन पर ग्रेनेड हमले में भी जो आहत हुए लोग, उनका भी अस्पताल में दाखिल करवाया, फॉलोअप भी करते रहे। वैसे भी ज़रूरतमंदों को ब्लड दिलवाना, उनका चेकअप तथा घातक बीमारी वालों को ऑपरेशन करवाना हम लोगों की प्राथमिकता है। अमृतसर में जोड़ा फाटक भयानक रेलवे एक्सीडेंट के शिकार लोगों के परिजनों को शासकीय नौकरी दिलवाने के लिए 1 वर्ष तक शासन से संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि भंडारी ब्रिज पर धरना भी देना पड़ा। आखिरकार 34 प्रभावितों को गवर्नमेंट जॉब्स दिलवाने में सफलता प्राप्त हुई। उन सबको हमने एक भव्य आयोजन करके बहुत ही स्नेहपूर्वक सम्मानित किया। आत्मनिर्भर नारी ही परिवार को, समाज को, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना सकती है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि घरेलू महिला ही घरेलू हिंसा की शिकार होती है। इसलिए हमने वंचित बेटियों को स्लम एरिया में, गांवों में जाकर के मशीनें बांटी और उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था की, सिलाई सेंटर भी खोले और बहुत सारी बेटियों ने अपने भी सेंटर खोल लिए हैं और वो आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। फिर भी अभी इस क्षेत्र में बहुत काम बाकी है जो कि हमें करना है। हमारी संस्थाएं निर्धन, वंचित बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल देती हैं और देती आ रही हैं। सभी सदस्यों ने उन्हें एडॉप्ट कर पूरी शिक्षा प्रदान की तथा कर रही हैं, जो आज बच्चे उच्च पदों तक पहुंच चुके हैं। साथ में नैतिक, मानवीय तथा शैक्षणिक मूल्यों पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम भी कराए जाते हैं ताकि वे राष्ट्र के सशक्त नागरिक बन सकें। संस्कारों पर विशेष बल दिया जाता है। उन्हें परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना विशेषकर जागृत की जाती है ताकि वे अपने ही देश की सेवा करें और विदेशों के मोह से दूर रहें। जी, कोविड-19 में भी हमारी संस्थाएं हर संभव सहायता हेतु तत्पर रहें। सबसे पहले तो घर पर ही मास्क बना करके मज़दूरों को बांटे गए, पुलिस विभाग को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी बांटे गए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, सैनिटाइज़र्स, विटामिन सी की गोलियां आदि भी प्रदान की गई और वंचित लोगों को खाद्य सामग्री तथा जीवन उपयोगी वस्तुओं का वितरण किया गया। अस्पतालों में मरीज़ों को घर पर हम खाना बना करके उनको देते थे। उस समय घरेलू हिंसा केसेस भी बहुत आते थे जिनका निराकरण किया गया और साथ में ही आयुष्मान कार्ड गरीबों के बनाए गए
तथा सकारात्मक दृष्टिकोण के हेतु हमने बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम किए। नशा सर्वनाश की जननी है। ये ऐसी आग है जो इंसान के शरीर, मन, परिवार तथा समाज को जलकर राख कर देती है। नशा आत्महत्या समान है। नशा ही अपराध, हिंसा, दुर्घटना को बढ़ावा देता है। पारिवारिक रिश्ते टूट जाते हैं। हम ऐसे मोहल्लों में जाते हैं जहाँ पर परिवार के परिवार नशे से ग्रस्त हैं और वहाँ पर ओवरडोज आदि के कारण बहुत सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। बच्चे भी इससे प्रभावित हैं, इसलिए हम उनको व्यायाम की ओर तथा खेलों की ओर अग्रसर करते हैं तथा उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। उनको राष्ट्र के प्रति जागरण की बात करते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं और इससे कई परिवार जो हैं वो नशा मुक्त हुए हैं और वो बच्चे जो हैं वो आज एक अच्छे नागरिक बन चुके हैं। जेल में अपराधियों को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अन्य सृजनात्मक गतिविधियों के साथ कैदी भाइयों के साथ हम रक्षा बंधन का पुनीत त्यौहार मनाते हैं। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, ये विश्वास, प्रेम और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता। राखी के रेशम की डोरी कभी कभी कानून की सज़ा से भी अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि वह आत्मा को छू जाती है। पापी को नहीं, पाप को त्यागो। उनमें हम सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने का प्रयास करते हैं और उनको पूरा परिवार जैसा प्यार और स्नेह देते हैं। हमारे जांबाज सैनिक देशभक्त सच्चे प्रहरी हैं, हमारा सुरक्षा कवच हैं और हमारी प्यार, स्नेह, आत्मीयता, अपनेपन की रेशम की डोरी उनका सुरक्षा कवच है। बॉर्डर पर जाकर जब हम अपने सैनिक भाइयों को राखी बांधते हैं और मुंह मीठा करवाते हैं तो हमारे तथा उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं जो पारिवारिक सुख का एहसास दिलाते हैं। उससे हमें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। विधवाओं परित्यक्ताओं के जीवन में पुनः बहारें लाने हेतु युवाओं को प्रेरित किया जाता है, क्योंकि इन्हें सामाजिक अलगाव की पीड़ा का उम्र सहनी पड़ती है। लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी मान्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी वैवाहिक संस्कृति के विरुद्ध है। चंद सिक्कों की खातिर अपनी अस्मिता बेचना नारी जाति पर कलंक है। इसे समूल रूप से समाप्त करना जरूरी है। परंपरागत मर्यादा युक्त वेशभूषा ही नारी का सौंदर्य और कीमती आभूषण है। बाल विवाह विरोधी अभियान चलाकर कई बाल विवाह रोके। अत्यधिक गहनों का संग्रह भारत की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालता है। इस हेतु जागरूकता कार्यक्रम करवाए गए। अंधविश्वास का समाज पर दुष्प्रभाव संबंधी जागरूक कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। दहेज एक ऐसा विषधारी नाग है जो प्रतिदिन हमारी बेटियों को डसकर मृत्यु लोक में पहुंचा रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि दहेज मांगना भीख मांगने के समान है। हमने दहेज के विरोध में पूरे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकल्प पत्र भरवाए और सैकड़ों बिना दहेज शादियां संपन्न की और हमारी बहुत सारी बहनों ने भी अपने बच्चों की शादियां बिना दहेज के की और मैंने अपने भी बेटे और पोते की शादी जो है वो बिना दहेज के की। और जो दहेज नहीं लेते थे उन लोगों को भी हमने जो है वो सम्मानित किया।
नारी ईश्वर की अनमोल कृति है। उसमें ब्रह्मांड की अनेक शक्तियाँ विद्यमान हैं, लेकिन आवश्यकता है उनसे उनकी शक्तियों को अवगत करवाने की। इसलिए नारी शक्ति कार्यक्रम हम प्रायः करते रहते हैं ताकि वो अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करें। फिर भी उसके बाद नारी सुरक्षा जो है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हमारी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, हमें ये नहीं मालूम होता सुरक्षित लौटेंगी या वो ज़िंदा भी लौटेंगी या नहीं। ऐसी बेटियां जो दुष्कृत्य की शिकार हो जाती हैं वो मानसिक पीड़ा से, सामाजिक पीड़ा से गुजरती हैं। हम युवाओं को तैयार करते हैं कि ऐसी बेटियों को वो अपनाकर उनसे शादी कर उनको नया जीवन प्रदान करें, और साथ ही उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट आदि की हम प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हैं ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। और साथ ही संस्कारिक शिक्षा के ऊपर भी जोर देते हैं ताकि लड़के जो हैं वो हर लड़की को अपनी माँ, बेटी, बहन के स्वरूप में समझें। हमारे राष्ट्र की बेटियां राष्ट्र की तस्वीर है, तकदीर है, गरिमा है, गौरव है, आन बान शान है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। उसके बाद भी उनके साथ अत्याचार होता है, अपराध की वो शिकार होती हैं। घर में भी बेटे बेटी में अंतर देखा जाता है। इसलिए हम बेटियों का परिवार में, राष्ट्र में, समाज में क्या महत्व है, इस पर जागरूकता कार्यक्रम करवाते हैं ताकि घरों में बेटियों को पूरा महत्व दिया जा सके और उनकी देख रेख जो है वह बेटों के समान ही हो। भ्रूण हत्या सामाजिक तथा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, अत्यंत चिंतनीय विषय है। लिंग भेद करना भी पाप है। बेटी का होना मेडिकली पुरुष पर निर्भर करता है। इस बात की जागृति हम लोग गांवों में और सब जगह जा कर के देते हैं। PNDT एक्ट के अंतर्गत भी लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है, और मैं तो कहूँगी कि भ्रूण हत्या मानव हत्या के समान अपराध माना जाए। नारी सृष्टि की सह संचालिका है और उसको पूर्ण सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। घरेलू हिंसा पूरी नारी जाति के लिए अभिशाप है। इसलिए हम लोग जगह जगह जाकर के प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस 2005 एक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि अपराधियों को जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी साथ में होता है। इससे अनगिनत परिवारों में घरेलू हिंसा समाप्त हुई है और अब वहां पर शांति का वास है। भ्रष्टाचार करना देश के साथ गद्दारी करना है। ऐसे देशद्रोहियों को देश निकाला देना चाहिए। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। किसान देश की आत्मा है, हमारा अन्नदाता है। दिन रात हमारे लिए खून पसीना बहाता है। उसका मान सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम प्रायः गांवों में जाते हैं, उनके कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको दिलवाते हैं, उनके सम्मान समारोह करते हैं और अन्य सृजनात्मक कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं। विकलांगता शारीरिक नहीं, मानसिक होती है। दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने हेतु उनमें छिपी कला को मंच प्रदान किया जाता है तथा उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। निर्धन बच्चों को पुस्तकें, कपड़े व अन्य उपयोगी पदार्थ व सम्मान प्रदान किया जाता है। वृद्ध हमारे अनुभव और ज्ञान का भंडार हैं। उनका सम्मान करना हमारी
परंपरागत संस्कृति है। इस हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज हमारा युवा वर्ग अपने राष्ट्र को छोड़कर विदेश में बसना चाहता है, जबकि राष्ट्र धर्म सर्वोत्तम धर्म है। हमारा देश सैकड़ों वर्ष तक इसलिए गुलाम रहा क्योंकि हम जात पात, धर्म, प्रांतीयता में बटे हुए थे और आज भी वही स्थिति है। इसलिए हम सांप्रदायिक एकता पर जागरूकता कार्यक्रम करवाने का प्रयास करते रहते हैं, धर्मांतरण का पुरजोर विरोध करते हैं तथा शहीद युवा देशभक्तों पर पोस्टर जारी करके समाज को दशा देने का प्रयास करते हैं। गाय माता भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय स्थान रखती है। गाय न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक, आर्थिक और स्वास्थ्य दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। उसकी सुरक्षा प्राथमिक है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए घातक है क्योंकि साधन सीमित होने के कारण वंचित और निर्धन वर्ग बेरोजगारी, भुखमरी तथा अन्य अनिवार्यताओं से वो वंचित रह जाता है। इससे संबंधित जागरूकता कार्यक्रम करवाए जाते हैं। परिवार नियोजन की नीति सभी वर्गों के ऊपर एक समान होना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। आज खाद्य पदार्थों में मिलावट, पॉल्यूशन तथा खान पान के खराब स्टाइल के कारण बच्चे, बूढ़े, जवान घातक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स निर्धनों और ज़रूरतमंदों के लिए विशेषकर करवाते हैं, जहां पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक के डॉक्टर्स बुलाते हैं और दवाइयाँ भी दी जाती हैं, फॉलोअप किया जाता है और साथ ही फिजियोथेरेपी कैंप्स भी लगाते हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आदि द्वारा इलाज जो है वो किया जाता है। बहुत सारे आयुष्मान कार्ड कैंप भी आयोजित किए गए, जिसमें बीमारों को उनके इलाज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 लाख रुपए तक का सहायता देती है और इसमें सैकड़ों ज़रूरतमंद लोगों को स्वस्थ जीवन का लाभ प्राप्त होता है। मोबाइल का प्रयोग नियंत्रण में और आवश्यकता अनुसार ही होना चाहिए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर ही हम उनका स्वस्थ, सृजनशील और अनुशासित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। फेक न्यूज़ यानी झूठी या भ्रामक खबरें हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। विश्वसनीय सोर्सेज पर ही भरोसा करें। फेक न्यूज़ नहीं फैलाएंगे, सच का साथ निभाएंगे। शुद्धता ही सुरक्षा है। खाद्य मिलावट नैतिक तथा कानूनी अपराध है, जीवन के साथ खिलवाड़ है। मिलावट करने वाला देश का दुश्मन है, इसलिए इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना ज़रूरी है। उपभोक्ता को लेबल पढ़कर ही सावधानी से वस्तु खरीदनी चाहिए।